हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो सोशल फार्मेसी का है सेकंड चैप्टर है, वो थोड़ा उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थोड़े ज्यादा है, तो हाफ हाफ करके पढ़ लेंगे ताकि बोरिंग ना हो क्लास और कवर अप हो जाए हमारा अच्छे से सारा। ठीक है, सो स्टार्ट करें क्लास को। स्लाइड विजिबल है तो एक बार ही चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब पहले से ही क्या प्रिवेंशंस ली जाएंगी हेल्थ केयर को अच्छा रखने के लिए। मतलब सिंपल है इसका। इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, दैट इज डेमोग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो इसमें हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जो भी डाउट्स वगैरह है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने नोट डाउन करके रख लीजिए, वो डाउट्स बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो डेमोग्राफी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का। डेमोग्राफी है क्या? बेसिकली नोन एज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन है हमारे देश की जनता है जितनी भी, उसकी पढ़ाई को बेसिकली डेमोग्राफी बोला जाता है आम भाषा में। ठीक है, क्या क्या चीजें आती है इसमें? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने ओल्ड हैं, ये सारी चीजें कॉम्पोजिशन कहलाती है। कॉम्पोजिशन होता है किस चीज से मिलकर बनी है वो जनता। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ फैली हुई है। ठीक है, नॉर्थ में कितनी है, ईस्ट में कितनी है, वेस्ट में कितनी है, साउथ में कितनी है, ये। ठीक है, और फिर आ जाता है साइज, कि साइज कितना है। नॉर्थ में फॉर सपोज 6 लाख लोग रहते हैं, ईस्ट में 12 लाख लोग रहते हैं। साइज बताने कितनी जनता है टोटल। तो डेमोग्राफी क्या है? पूरी पॉपुलेशन की पढ़ाई को बोला जाता है। ठीक है, ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन, जैसे कि बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, ये सारे इसमें आते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं बर्थ के बारे में, क्योंकि बर्थ होगा, जन्म लेता है कोई, पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी बढ़ेगी। मरेगा कोई, जनसंख्या घटेगी। माइग्रेट होगा कोई, किधर चला जाएगा, उधर की जनसंख्या घट जाएगी। कोई कहीं आ जाएगा और उधर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स डेमोग्राफी में आते हैं हमारे। मेनली 4 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस माने जाते हैं। फर्टिलिटी मतलब वही है, बर्थ रेट, घुमा फिरा के वही लिखा हुआ है। मोर्टेलिटी हो गया, डेथ रेट वही हो गया। मैरिज हो गया, शादी होगी, शादी होके लड़की कहीं से कहीं जाती है, ठीक है, वो मैरिज हो गया। सोशल मोबिलिटी हो गया, कोई एक गांव उठ के दूसरे गांव में बस गया। ठीक है, यहाँ लोग गांव से शहर की तरफ नौकरी करने जा रहे हैं, ये सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक साइकिल है, एक चक्कर है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में चलता रहता है, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, आपको लिखना आ सकता है इसके बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहली स्टेज आती है हमारी हाई स्टेशनरी। हाई हमें ये लर्न करनी है। हाई स्टेशनरी कैसे? हाई बर्थ रेट, आपको याद रखना है, हाई है, हाई, दोनों चीजें हाई हाई रहेंगी इसमें। हाई बर्थ रेट कि बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं और लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। तो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं। जैसे 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 60 ही लोग मर रहे हैं, तो कोई पॉपुलेशन में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तभी इसे बोला जाता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब स्थिर है वो एक जगह पे। ठीक है, हाई स्टेशनरी क्यों बोला? क्योंकि दोनों हाई है, तो हाई स्टेशनरी बोल दिया। ठीक है, फिर है अर्ली एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग हो गया फैलना, हल्का बहुत फैलना। अर्ली मतलब थोड़ी जल्दी फैलना। ठीक है, वो ये हमारा दूसरा स्टेज आ जाता है। डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। अब क्या होता है? डेथ रेट घटना शुरू हो जाता है। जैसे 60 था, मानो अब 30 हो गया। एंड नो चेंज इन द बर्थ रेट। बर्थ रेट अभी भी 60 की रेशो में बढ़ रहा है, फिर भी
जनसंख्या तो बढ़ेगी क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, पैदा लोग ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो एक्सपैंड ही होगी, पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी। फिर आता है लेट एक्सपेंडिंग, जिसको तीसरी स्टेज माना गया है। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। अब बर्थ रेट भी कम होने लग गया, लेकिन उतना नहीं, ठीक है। आज मान लो 50 हो गया और डेथ रेट और गिरने लग गया, जैसे 30 था तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ज्यादा करेंगे, ये हमने गलत कर लिया यहाँ पे फॉर सपोज ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेथ रेट है डिक्लाइन होने लग गया, दैट मीन्स हमारा डेथ रेट कम होने लग गया। मैं कंफ्यूज हो गई, एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, मतलब डेथ रेट हमारा कम होने लग गया, तो यस हमारा डेथ रेट, मैं पहले ठीक बता रही थी, 30 ही रहेगा। इधर हमारा और कम हो गया, 20 हो गया, फिर भी हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि बर्थ रेट हमारा क्या है, बढ़ रहा है, डेथ रेट हमारा डिक्लाइन और हो रहा है, तो अभी पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर से। अब आता है लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी हो गया फोर्थ स्टेज, जिसमें हमारा बर्थ रेट भी कम हो गया, ठीक है, और लो डेथ रेट। अब दोनों लो है, अब दोनों 60 के इक्वल आ गए हमारे फिर से, ठीक है। 60 ये गिर रहा है, 60 ये गिर रहा है, तो स्टेबिलिटी आ गया पॉपुलेशन में, ठीक है। क्योंकि देखो हाई स्टेशनरी में क्या होता है, दोनों हाई थे, पॉपुलेशन में चेंज नहीं आया था। लो स्टेशनरी हमारे में दो लो है, तो कोई भी पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ये। और लास्ट है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग मतलब गिरना। फिफ्थ स्टेज की बर्थ रेट अब कम चला जाता है डेथ रेट से। जब बर्थ कम हो रहे हैं, लोग मर ज्यादा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 5 डेमोग्राफी के साइकिल्स हैं, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग स्टेज। जिसमें हाई स्टेशनरी में दोनों हाई रहेंगे, अर्ली एक्सपेंडिंग में डेथ रेट थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन बर्थ रेट एज इट इज रहेगा। लेट एक्सपेंडिंग में हमारा बर्थ रेट भी गिरना शुरू हो गया, लेकिन डेथ रेट और भी गिरना शुरू हो जाएगा। लो स्टेशनरी में हमारे दोनों एक लेवल पे फिर से आ गए, कम, और डिक्लाइनिंग में मौतें ज्यादा होने लगी देन जन्म, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो गिरने लग जाएगी। तो ये थे हमारे, इनमें इन नंबर्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिए थे, जो नहीं बैठे इस पे, ये वाला तो नहीं बैठे दो, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कौन सी किस चीज में ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। ये डेमोग्राफी साइकिल है, इस पे शॉर्ट नोट आ जाएगा। आप लोग क्या लिखेंगे, डेमोग्राफी की डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और डेमोग्राफी साइकिल को एक्सप्लेन कर देंगे। ये 5 पॉइंट एज इट इज लिख देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हो, आप अपने परिवार को सोच समझ कर बढ़ा रहे हो। फैमिली प्लानिंग इज बेसिकली रेगुलेटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। आप क्या कर रहे हो, शादी हुई किसी की, पहला बच्चा हुआ, ठीक है, वो, और आप डिसाइड करोगे कि आपको 2 बच्चे करने हैं, एक ही बच्चा करना है, ठीक है। ये रेगुलेट कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ मुझे एक ही बच्चा करना है, मुझे 2 बच्चे करने हैं। और अगर 2 बच्चे करने हैं तो एटलीस्ट आपको उनके बीच में 3 साल का गैप रखना पड़ेगा, 3 इयर्स का गैप रखना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट बोलती है। तो फैमिली प्लानिंग इसे ही कहते हैं कि बेसिकली रेगुलेट करना, कितने बच्चे आपको करने हैं, ठीक है, और उनके बीच में कितना आपको स्पेस रखना है, कितना आपको गैप रखना है, ठीक है। ये नहीं है पहले साल में पहला बच्चा, दूसरे साल में दूसरा बच्चा, या ये नहीं है। माँ को भी प्रॉपर ढंग से केयर नहीं मिल पाएगी, बच्चों को भी नहीं, और फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा जो बाप है उस पर, है ना। तो ये एक फैमिली प्लानिंग सोच समझ कर करनी चाहिए। कैसे करते हैं, बाय द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, वो चीजें हैं जिससे प्रेगनेंसी रुकती है, जिससे माँ बनना रुकता है, उसे कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। तो आप कॉन्ट्रासेप्शन के हेल्प से फैमिली को प्लान कर रहे हो, या और कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड है, अभी हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के मेथड, ये भी आते हैं एग्जाम में, तो उससे आप फैमिली को प्लान करो। अब क्यों करते हैं फैमिली प्लानिंग, बहुत ही अपना दिमाग चलाओ, ठीक है, खुद ही पता लग जाएगा। माँ और बच्चे की सेहत ठीक रहे, है ना, अनवांटेड बर्थ ना हो घर में, ठीक है, प्रॉपर गैप रहे 2 बच्चों के बीच में, फैमिली साइज आपका ठीक रहे, पॉपुलेशन पूरे आपके कंट्री की, आपकी स्टेट की कंट्रोल में रहे, इसीलिए हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। इसमें कुछ रट्टे मारने वाली चीज तो है नहीं, ठीक है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, शब्द का मतलब समझिए, अंदर से आप अपने आप लिख सकते हैं इनको, ठीक है। ये अब आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव बता चुकी हूँ क्या चीज होती है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव वो चीजें होती है जो कि प्रेगनेंसी रोकती हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। तो ये मेथड है जो कि विद होल्ड करते हैं कपल को प्रेग्नेंट होने से, ठीक है, प्रेगनेंसी बचाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला जाता है।
These are various method available in the market and it will depend on the couple which one to use. काफी सारे मेथड मार्केट में अवेलेबल है, कॉन्डम्स अवेलेबल है, दवाइयां अवेलेबल है, ठीक है, बड़ी सारी चीजें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो सब अवेलेबल है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड है, ये पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे शॉर्ट नोट लिखो या टाइप्स बताओ उसके। तो सबसे पहला आता है नेचुरल मेथड, जिसमें आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केमिकल मेथड, कोई केमिकल का यूज कर रहे हैं। मैकेनिकल मेथड, किसी चीज का यूज कर रहे हैं, कॉन्डम का यूज कर रहे हैं, डायफ्राम का यूज कर रहे हैं, वो आ गया। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी बच रही है। और टर्मिनल हो गया अंतिम है, टर्मिनल हो गया अंतिम, बिल्कुल टर्मिनल का मतलब ही अंतिम होता है। तो अंतिम मेथड है, लास्ट चॉइस है कि ये सर्जरी आ जाती है, ठीक है। जो हमने पढ़ रखी है, ट्यूबैक्टमी और वेसेक्टमी, दो सर्जरियां आती है। ट्यूबैक्टमी औरतें कराती है, वेसेक्टमी मेल्स करवाते हैं, है ना। तो वो टर्मिनल मेथड है कि उसके बाद फिर मां बनने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल मेथड। नेचुरल मतलब नेचुरली है, हम किसी चीज का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों ने पढ़ा है, टॉपिक आई गेस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो उसमें क्या हमने करा था कि जो फीमेल होती है एवरेज मान के चलते हैं 28 दिन का उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जिसमें से 14th डे पर हम उसकी ओव्यूलेशन मानते हैं जब वो एग निकालती है। और अगर स्पर्म जो मेल का है वो एग से उस टाइम पे मीट अप हो गया, मिल गया, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, हम लोगों को पता है। एवरेज हम मान के चल रहे हैं। तो इसके 2 दिन पहले के और इसके 2 दिन बाद के, मतलब हमारा कौन सा 12-13 का दिन भी और 14 तो है ही, और 15-16 का दिन भी, ये हमारा अनसेफ पीरियड है, क्योंकि इस टाइम पे औरत में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकती है, अंडा निकल सकता है, एग निकल सकता है। तो ये हमारा अनसेफ पीरियड है, ठीक है। इसके अलावा सेफ पीरियड कहलाएंगे। हमें पता है प्रेगनेंसी कब होगी, ओव्यूलेटरी पीरियड में होती है, जब ओव्यूलेशन निकलता है, वही लिखा है। वुमेन ओव्यूलेट करती है 14th डे पर, 28 साइकिल का जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बाकी डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन। देयरफॉर उसका सेफ पीरियड कंसीडर होता है एज 12 से 16 डे बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आइडियली अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग 10 to 18 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। बेसिकली इतना आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत, आप सिंपली क्या लिखेंगे कि एक औरत है, फीमेल है, उसका 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। 14th डे पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और उसके 2 दिन पहले के और उसके 2 दिन बाद के आपका अनसेफ पीरियड है, ठीक है। इसके अलावा जो भी है ड्यूरेशन वो सेफ पीरियड है। तो आप इस मेथड का यूज करके भी, जिसको सेफ पीरियड या कैलेंडर मेथड बोलते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा आता है हमारे पास एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस होता है इन दिस मेथड नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, की सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही ना, संभोग करो ही ना, ठीक है। तो बच्चे नहीं होंगे, तो ये क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होगा, मेंटल ब्रेकडाउन, तनाव रहेगा, अनहेल्दी सेक्स लाइफ रहेगी, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। ये एब्स्टिनेंस होता है। फिर आता है कोइटस इंटरप्शन। कोइटस हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं कोइटस, इंटरप्शन हो गया रोकना। तो इस मेथड में क्या करोगे, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मेल विड्रॉज द पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन स्पर्म निकालने से पहले वेजाइना से पीनस को बाहर निकाल लिया, उसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? वॉइस कट हो रहा है मेरा ज्यादा? ठीक है। फिर है हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बेसल बॉडी मतलब जो हम शारीरिक आपका तापमान होता है उसकी बात करी जा रही है। तो जब भी ओव्यूलेशन होती है, वही 14th डे वाला ओव्यूलेशन, एग निकल रहा है, द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फीमेल का, वो कम से कम
0.3 से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तापमान, आधे डिग्री तक उसका तापमान बॉडी का बढ़ जाता है जब ओव्यूलेशन होती है, एग निकलता है। तो इसकी क्यों होता है? क्योंकि काफी सारे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं ये। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, थर्मामीटर लेके बैठो, अंदाजा लगाओ उधर से, और फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा ओव्यूलेशन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है। फिर आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड में क्या है, जब ओव्यूलेशन शुरू होने लगती है, जब ये 14th डे शुरू होने लगता है, तो जो सर्विक्स का म्यूकस है, सर्विक्स हमने फीमेल एनाटॉमी में पढ़ा है क्या होता है, वेजाइना, वेजाइना से ऊपर वाला एरिया कौन सा होता है, सर्विक्स। यूट्रस और वेजाइना के बीच का एरिया सर्विक्स। तो सर्विक्स का जो हमारा म्यूकस होता है, वहां का जो डिस्चार्ज होता है वो स्मूथ स्लिपरी हो जाता है, फिसलेनदार हो जाता है और थोड़ा पानी पानी जैसा हो जाता है। लेकिन ओव्यूलेशन हो जाए, जैसी अंडा निकल जाता है, तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो टिश्यू पेपर से, टिश्यू पेपर पे लेकर सर्विक्स के डिस्चार्ज को कि हाँ ओव्यूलेशन हुई है, नहीं हुई है। नहीं हुई होगी तो वो पानी वाला होगा, ओव्यूलेशन होगी है तो वो थिक होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा सर्वाइकल म्यूकस मेथड है। तो हमने नेचुरल में पढ़ा सेफ पीरियड, जिसमें वो 14th डे का कंसेप्ट है। एब्सटिनेंस बिल्कुल ही मत करो। कॉइटस इंटरप्शन कि सीमन निकलने, स्पर्म निकलने से पहले ही निकाल लो पीनस। बेसल बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन के टाइम पे टेम्परेचर, और सर्वाइकल म्यूकस ओव्यूलेशन के टाइम पे हम सर्विक्स का डिस्चार्ज देखेंगे। ठीक है, ये थे नेचुरल मेथड। अब आगे केमिकल मेथड। केमिकल में क्या है हमारा, स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्म ई साइडल, साइडल जहां वर्ड आ गया दैट मीन्स किल करने वाला है, उसको मारने वाला है। तो स्पर्म को मारने वाली क्रीम। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें आप पेपर में अपने आप लिख सकते हो कि ये क्या है, पेस्ट की फॉर्म में आती है, क्रीम आती है जो कि वजाइना पे लगाई जाएंगी फीमेल की। ये क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करने में, मारने में मदद करेंगी स्पर्म्स को। ठीक है, लेकिन इनका हाई रेट ऑफ फेलियर है, इन पे भरोसा करने लायक ये क्रीमें नहीं होती। और फीमेल को जब आप उसके वजाइना पे लगाओगे या वो लगाएगी तो एलर्जी हो सकती है, खारिश हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फिर है फोम टैबलेट्स। फोम टैबलेट्स, फोम होता है झाग। तो ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि झाग बनाएगी, जो कि एक बैरियर, एक रुकावट का काम करेंगी और स्पर्म्स को मारने, अपने वो झाग में फंसाने का काम करेंगी ताकि वो फंस जाए और वो मर जाए। ये भी वेजाइना में ही डाले जाते हैं, लेकिन इन पे भी भरोसा करने लायक होते नहीं है। ठीक है, ये केमिकल मेथड। फिर आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड यानी कि कुछ आप चीज का यूज कर रहे हो, जैसे कि कॉन्डम, ये तो आम सबको पता है। ठीक है, लेटेक्स या रबड़ का बना हुआ होता है। मेन और वुमेन के लिए अलग अलग आती है। ठीक है, मेल कॉन्डम अलग आती है, फीमेल कॉन्डम अलग आती है। मेल अपने पीनस पे पहनता है, ठीक है, जो कि एक बैरियर का काम करती है ताकि स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर ना हो और बच्चा ना पैदा हो। ठीक है, न्यू कॉन्डम हर बार यूज करनी चाहिए। सबसे सिंपल मेथड है, कोई दवाई नहीं लगानी, कुछ नहीं करना है ना, खानी भी नहीं है दवाई, इजी टू यूज है। ठीक है, डिस्कार्ड करने में इजी हो जाएगा आप लोगों को ये, और कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है और इरिवर्सिबल है। ये नहीं है अगर बच्चा चाहते हो तो आप कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट ये है, फट जाती है। ठीक है, एलर्जी होती है कईयों को लेटेक्स या रबड़ से, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दूसरा होता है जी डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, ये रहा, ये फोटो में देखो डोम शेप का है। ठीक है, गुंबद कहते हैं ना, उस शेप का होता है। ठीक है, ये रबड़ का बना हुआ ये भी, ये लेकिन फीमेल पहनती है इंटरकोर्स से पहले। ये क्या है, माउथ है जो यूट्रस का। ठीक है, सर्विक्स में से अड़ा देते हैं। ये क्या है, फिर एंट्री बचा देता है स्पर्म्स की, यूट्रस में नहीं जाने देता। यूट्रस में ही ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, एग वहीं पे ही होता है, वहीं पे मेटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहां तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन इनका भी हाई फेलियर रेट है क्योंकि मिस पोजिशन, इधर उधर गुम हो जाते हैं। और कहीं रबड़ का बना है, लेटेक्स का बना है, तो लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। तो ये है। फिर है आईयूडी। आईयूडी बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा अंदर, यूटराइन यूट्रस के डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर डाले जाने वाले डिवाइसेस। ये डिवाइसेस फीमेल के यूट्रस में डाले जाते हैं, डॉक्टर या नर्स जो भी है डालते हैं। ठीक है, और वहीं पे ही रखे जाते हैं, तो उससे प्रेगनेंसी बचाते हैं। काफी तरह के अवेलेबल है मार्केट में, मेडिकेटेड दवाई वाले, नॉन मेडिकेटेड हार्मोन्स वाले भी होते हैं अलग अलग। मेडिकेटेड आईयूडी हार्मोन या कॉपर निकालते हैं। ठीक है, ये आगे जनरेशन पे डिवाइड हो रखे हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 लिख लेना। जैसे कि सबसे पहले लाइपस लूप, ये रहा लाइपस लूप, फोटो याद कर लो, पेपर में अपने आप लिख पाओगे।
लाइपस लूप क्या है हमारी, आईयूडी पे अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है। लाइपस लूप क्या है, एस शेप का दिख रहा है, ये एस शेप का है ऐसा, ठीक है, और इसके नीचे नाइलोन का धागा ऐसे लटक रहा होता है, ठीक है। थ्रू द थ्रेड इट्स पोजीशन इज रीअश्योर्ड, और ये फीमेल के वजाइना या सर्विक्स में लटक रहा होता है धागा, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये अभी भी अंदर ही प्रेजेंट है, अपनी पोजीशन पर लगा हुआ है। फिर आता है कॉपर टी, नाम पे टी है तो टी जैसी शक्ल का है, कॉपर लिखा है तो मतलब ये क्या करेगा, कॉपर निकालेगा। अब कॉपर क्या करता है यूट्रस में, स्पर्मिसाइडल, वही स्पर्मिसाइडल वर्ड आ गया, स्पर्म इसाइडल, स्पर्म को मारेगा, ठीक है। अगर इसको इंसर्ट करें 3 से 5 साल ये प्रेगनेंसी बचा देता है। फिर आता है LNG20, ये है LNG20 आपका। LNG20 मतलब लीवोनॉर्जेस्टेरॉल 20, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्टेरॉल 20 नई तरह की आईयूडी है, 3rd जनरेशन की है, ठीक है। ये लीवोनॉर्जेस्ट्रोल निकालता है किस रेट पे, 20 म्यूग्राम पर डे के रेट पे निकालेगा, और 5 से 10 साल चलता है ये। तो ये अलग अलग तरह के यूट्रस में डालने जाने वाले डिवाइसेस हैं, ये भी आपके मैकेनिकल में आते हैं। अब क्या फायदे आईयूडीज के, सिंपल है, ठीक है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कोई इनका लेना देना नहीं है, फेलियर रेट कम है, ठीक है, भरोसे करने लायक है ये, इनके ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते। लेकिन डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है फीमेल को, पेट में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, ठीक है ये, और कई बारी निकल भी जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये इसके नुकसान है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के, ठीक है। फिर आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल हो गया जो हार्मोन से मिलकर बने हैं, मेनली 2 हार्मोन का ही लेना देना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। कंबाइंड पिल्स आती हैं जिसमें एस्ट्रोजन भी होता है 20 से 50 mg तक, और प्रोजेस्टेरोन होता है 0.5 से 2 mg तक, ठीक है। माला एन और माला डी करके 2 ऐसी आती हैं दवाइयां, माला एन में बिल्कुल सेम माला डी की भी पैकेजिंग होती है। माला एन में 21 टैबलेट होती है, इनमें आयरन का कोई गोली नहीं होता, और ये माला डी में 28 टैबलेट क्यों है, क्योंकि इसमें 7 आयरन की गोलियां होती है, और कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। काफी सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो ऐसी दवाइयों की फॉर्म में आते हैं। वजाइनल रिंग्स भी आते हैं, ठीक है, वजाइना में ऐसे छल्ले से डाल दिए जाते हैं, वो भी ऐसे रोकते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस, ट्रांसडर्मल मतलब डर्मल हमारा स्किन, स्किन के ऊपर ये लगाए जाते हैं पैचेस, ठीक है, ये भी हमारे क्या करते हैं, हार्मोन निकालते रहेंगे और प्रेगनेंसी से बचाएंगे, ठीक है ये। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है फैमिली प्लानिंग में, डिस्प्लेइंग द पोस्टर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग इन ड्रग स्टोर एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में या जो आपकी फार्मेसी है वहां पे आप पोस्टर लगा सकते हो फैमिली प्लानिंग के, हम दो हमारे दो, ठीक है, छोटी फैमिली होनी चाहिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सब लगा सकते हो। लोगों को बताओ फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, स्पेसिंग करनी क्यों जरूरी है, 2 बच्चों के बीच में गैप रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको नॉलेज है, आप बता सकते हो कि आप हार्मोनल लो, मैकेनिकल लो, ठीक है, जो मर्जी लो वो। पैम्फलेट बांट सकते हो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, ये काम कर सकते हो। फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, काउंसलिंग भी दे सकता है लोगों को, है ना, उन्हें एजुकेट पढ़ा सकता है कि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है आप यूज कर सकते हो। आप लोगों को फायदे बता सकते हो, छोटी फैमिली होने के क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है ये। पब्लिसिटी कर सकते हो सोशल प्रोग्राम्स की, जो भी सरकार के द्वारा प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उनका प्रचार कर सकते हो आप लोग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करना है, डायाफ्राम कैसे पहनना है, कॉन्डम कैसे पहननी है, ये आप बता सकते हो लोगों को। और फैमिली प्लानिंग के सेंटर बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वहां पे आप भेज सकते हो उनको, अगर आपको भी नहीं समझाना आ रहा आगे भेज दो, ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ क्या होता है, मैटरनल मतलब माँ, हेल्थ मतलब सेहत, तो केयर करना वुमेन की, औरत की, प्रेगनेंसी से पहले भी, प्रेगनेंसी के टाइम भी, ठीक है, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब भी। ये नहीं है एक बार कर दी फिर कहा चल छोड़ हो गया, नहीं, ठीक है। इसमें एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल मतलब नेटल मतलब बच्चा, एंटी मतलब पहले, तो एंटीनेटल बच्चे प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, इंट्रानेटल प्रेगनेंसी के टाइम पर, पोस्ट नेटल बच्चा पैदा होने के बाद, तो केयर आपको तीनों टाइम देनी है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ हो गया बच्चे की सेहत, कब तक की, अप टू 5 साल, ठीक है, जिसमें वेरियस चीजें आ जाती है। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ गर्म कपड़े में रखेंगे, ठीक है,
हाइपोथर्मिया से बचाएंगे उसे, जॉन्टिलिया नहीं होने देंगे, इन ये चीजों का ध्यान रखेंगे। टीकाकरण करवाएंगे, हेल्थ चेकअप करवाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, वजन कितना बढ़ रहा है, हाइट कितनी बढ़ रही है, वो सब देखेंगे। फैमिली प्लानिंग बता चुकी हूं मैं, ये बिल्कुल सेम है। आज का लास्ट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बाद बंद कर देंगे हम, फिर डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी है आप लोगों के। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? स्तनपान, ठीक है, स्तन से दूध आना, ठीक है, और बच्चे का उसका पीना, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? फीडिंग एक बच्चे का, ठीक है, कहां से? ब्रेस्ट से, नॉट फ्रॉम द बॉटल, कोई बॉटल से नहीं, सीधा ब्रेस्ट से पीना, उसे बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। सिंपल। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कितनी तरह के होते हैं? तो सबसे पहले कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ का 2 से 3 दिन या पहले के हफ्ते गाढ़ा पीला दूध निकलता है, ठीक है, तो उसे कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ध्यान से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये मिल्क सिक्रीट कब होता है? पहले वीक में होता है, डिलीवरी के बाद, ठीक है। येलो पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें काफी सारे एंटीबॉडीज होते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके, है ना, तो इसके अंदर WBCs एंटीबॉडी ज्यादा होते हैं, और ये छोटी छोटी क्वांटिटी में निकलता है, और बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी है, तो इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। फिर होता है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल होता है चेंज हो रहा है, ये मिल्क दूसरे हफ्ते में निकलता है डिलीवरी के, और इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, लेकिन प्रोटीन थोड़ी कम मात्रा में होता है, फैट शुगर ज्यादा होते हैं, ताकि बच्चे की भूख प्यास मिट सके, ठीक है। फिर आता है मैच्योर मिल्क, ये हमारा ट्रांजिशनल के बाद शुरू होता है, दूसरे हफ्ते के बाद शुरू होता है। ये और पतला होता है, पानी जैसा होता है, इसके अंदर सारे एसेंशियल जरूरी चीजें हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ करवाएंगे। कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क और मैच्योर मिल्क। फिर आता है प्रीटर्म मिल्क। प्रीटर्म किसको आएगा? जो मतलब बच्चा पहले 9 महीने से पहले हो गया, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसका बच्चा प्री मैच्योर हुआ, पहले हो गया, ठीक है, वो। इसके अंदर प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन ये ज्यादा अमाउंट में होता है। नहीं याद होते तो प्रीटर्म मिल्क पता होना चाहिए कि क्या होता है, बस वो लिखाना, ठीक है। फोर मिल्क और हिंड मिल्क। फोर मिल्क हो गया जैसे बच्चे ने दूध पीना शुरू करा, तो पहले के कुछ टाइम पे जो दूध आएगा, स्टार्ट ऑफ द फीड, जब उसने पीना शुरू करा, तब जो दूध आएगा उसे फोर मिल्क बोलेंगे। ये पानी जैसा होगा, ठीक है, ये बेबी की प्यास बुझाएगा। हिंड मिल्क हो गया बाद वाला, जैसे ही फोर मिल्क खत्म हुआ, जब फीड खत्म होने लगती है, तब जो मिल्क आता है वो होता है हिंड मिल्क। ये बच्चे की भूख को मिटाता है, ठीक है। तो बेबी को इसीलिए पहले एक ब्रेस्ट पे ही दूध पिलाना चाहिए। ये नहीं है पहले एक पे पिला रहे हो 5 मिनट, फिर दूसरी पे पिला रहे हो 5 मिनट, ऐसा नहीं होता। एक ब्रेस्ट जब तक पूरी नहीं खाली होती तब तक दूध पिलाना चाहिए। फोर मिल्क और हिंड मिल्क तभी पूरा होगा, ठीक है। ये हमारे टाइप्स थे ब्रेस्ट मिल्क के। आते हैं ब्रेस्ट मिल्क पे, शॉर्ट आ जाता है नोट, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग पे आ जाता है, तो ये सारे आप बीच में लिख सकते हो। अब ये कैसे पता लगेगा बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंट फीडिंग, बार बार मांग रहा है, 8 से 12 टाइम दिन में मांग रहा है। ऑडिबल स्वेलोइंग, निगलने की आवाज आ रही है जब आप पिला रहे हो। इन्फेंट के वेट हो रहे हैं डाइपर, जो डाइपर है, लंगोट है, वो गीले हो रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर 6-7 तो बदलने पड़ रहे हैं। इन्फेंट को 3 से 4 बारी पॉटी आ रही है, ठीक है, ये। और डेली 15 से 30 ग्राम वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से दूध पिलाया जा रहा है, ठीक है, ये। अब फायदे क्या है? वही है कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। बच्चे की कॉग्निटिव, उसके दिमागी अच्छे ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है। इन्फेक्शन से बचेगा, माँ और बच्चे के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा, और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होगा। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस बढ़ गया था, क्योंकि बच्चा जब पेट में था उसके अंदर था, तो अब दोबारा से उसी जगह पे यूट्रस जाए, उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग मददगार है, ठीक है। ये फायदे हैं इसके। फार्मासिस्ट का क्या काम है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में? एजुकेट करो कम्युनिटी को, बताओ हेल्थ प्रोग्राम कौन से माँ और बच्चे के चल रहे हैं, उन्हें बताओ कि आयरन लेना क्यों जरूरी है, ठीक है, विटामिन क्यों लेने जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पर, और उन्हें सप्लाई भी दो। अच्छी आदतें बनाओ कम्युनिटी में, हाथ धोने की, फैमिली प्लानिंग की, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप देखो और उनको एजुकेट करो, ठीक है, कि हाई रिस्क है, कि इनकी फैमिली में बीमारियां चलती आ रही हैं, इनको करना नहीं आता केयर, या माँ का हीमोग्लोबिन कम है, तो उनकी केयर करो अच्छे से। मेडिकेशन पे अधेयर रहने दो, उन्हें चिपक के रहने दो कि हाँ भाई 2 बजे दवाई खानी, 2 बजे ही दवाई खानी है। कंप्लायंस, कि वो खाएं दवाई, वो आपका रोल बनता है। ये चीजें आपको करनी है। लोगों को एजुकेट करो, काउंसिल करो प्रेग्नेंट लेडी को सेफ डिलीवरी ऑप्शंस के लिए, कि हाँ आप
हॉस्पिटल में आके बच्चा करवाए तो ज्यादा बेहतर है ना। एंटीनेटल विजिट करें, एंटीनेटल विजिट WHO ने 4 बोली है, ठीक है, कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो 4 उसकी विजिट करवाओ। आशा वर्कर वगैरह जा सकती है, जांच कर सकती है उसकी, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करो कि हाँ बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाए। टीकाकरण करवाओ बच्चे का अच्छे से। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो जो भी सप्लाईज मेडिसिन आपके पास आ रही है, सप्लीमेंट आ रहे हैं। और काउंसलिंग दो पेशेंट को जब जब रिक्वायर हो, ठीक है। तो ये रोल है फार्मासिस्ट का मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में। बाकी इम्यूनिटी से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? शाइन, ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन बेसिकली फीमेल क्या है, एग निकालती है, ठीक है। जो फीमेल एनाटॉमी जब पढ़ाई थी, और क्या जानना है आपको? बच्चे बोल के बता दो डाउट। हेलो, कोई डाउट है आपको? हेलो, हेलो, हेलो हाँ जी, मैम। हाँ जी, जैसे मतलब जो ओव्यूलेशन बताई थी ना, हाँ जी। हाँ, तो जैसे मेरा मतलब उसका जैसे 28 दिन का है, जरूरी है कि 28 दिन में मतलब 14 दिन का ही होता है? जैसे नहीं, 30 तक ये होता? हर औरत टू औरत ना वेरी करता है। वैसे 28 से 35 दिन की नॉर्मल ड्यूरेशन मानी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। ओके। तो अगर 28 दिन का है तो एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि 14th डे पर उसकी ओव्यूलेशन होती है। तो अगर 29 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई तो वो 15 दिन पर हो गई, ठीक है। आप बीच में उसका जो डे पड़ता है, 28 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 14। हाँ, तो ऐसे ही जैसे 30 की है, 30 दिन की उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 30 का हाफ करो तो क्या आएगा? 15, 15। है ना। तो 15th डे पर उसकी ओव्यूलेशन होगी। तो ऐसे ये हर वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। लेकिन हम क्या है, पेपर में लिखते टाइम 28 के एवरेज मान के चल के लिखते हैं, ठीक है। ओके जी। और कोई डाउट? नहीं, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? सारे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको आती है सोशल फार्मेसी। चलो फिर क्लास एंड करें। करें एंड क्लास? चैट बॉक्स में लिख दो यस, तो करते हैं क्लास एंड। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। कोई डाउट है किसी को? हाँ मैम। चलो फिर क्लास एंड करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो, तो उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां पे आप रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आपको, ठीक है। सो मिलते हैं कल, बाकी का रिमेनिंग जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।